प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाले चैनल में। आइए शुरू करते हैं माँ कब आएगी की कहानी भाग 4। हमने आपको पिछले भाग 3 में सुनाया कि रश्मि अजीब सी बातें कर करके चुप हो जाती है। अपनी सासू माँ से कहती है, माँ, आपके कहने से नौकरी से वापस आ जाते थे, आप बुला लीजिए, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रश्मि सबसे बोलती रहती है कि उनको वापस बुला लो, कोई तो बुला लो। अब मैं आगे की कहानी बताती हूँ। रश्मि के पति की मौत से सारा घर ही नहीं, उसका पूरा गांव ही मातम में छा गया। सब एक ही बात कह रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, भगवान अच्छा नहीं किया। बेचारी रश्मि और उसके बेटे का क्या होगा, कौन है उसका अब। यह बातें रश्मि के कानों में जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। कभी अपने पति के सीने पर हाथ मारती है, कभी उसके चेहरे को सहलाती है, कभी कुछ कहती है, कभी जोरों से रोने लगती है। रश्मि की हालत जो भी देखता वो यही कहता, बस कर बेटा, कितना रोएगी, अपने बच्चे के बारे में सोच, अब इसको तुझे ही संभालना है, रोने से कोई वापस नहीं आता, बेटा चुप हो जा। उधर रश्मि के ससुर जी की हालत ठीक नहीं थी। वह रश्मि की तरह रो भी नहीं पा रहे थे। वह बस यही कहते हैं, बाप का भाग्य होता है अपने बेटे के कंधों पर जाना। मेरा दुर्भाग्य है जो आज अपने बेटे को कंधा देना होगा। कैसे मैं उस छोटे मासूम को बताऊं कि उसका बाप नहीं है। वह अपने बाप को कैसे भूल जा सकता है जो हमेशा अपने बाप से लटके रहा करता था। उसको कैसे उसके सामने से दूर ले जाऊंगा। क्या होगा मेरे अंश का। उसके ऊपर से बाप का साया उठ गया। मेरी बूढ़ी हड्डियां कैसे और कब तक उसको पाल पाएंगी। जब वह मुझसे पूछेगा कि उसका बाप कहाँ है, तो क्या बोलूंगा उसको। बस इतना कहकर रश्मि के ससुर एक तरफ बैठ जाते हैं और अपनी नम आंखों को पोंछते हुए कहते हैं, जब तक बॉडी रहेगी तब तक बहू रोती रहेगी, ले चलो अब। सब एक तरफ देखते हैं पर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि रश्मि को कह सके कि अब अंतिम संस्कार के लिए ले जाना है। तभी औरतें कहती है, रश्मि हट जा बेटा, अंतिम संस्कार का वक्त हो गया है, यह भगवान का उसूल है। रश्मि कहती है, जरा अंश को तो कोई बता दो, उसके पापा जा रहे हैं। मेरे अंश ने देखा भी नहीं अपने पापा को। अंश बार बार आता तो था पर औरतें उसको उठा ले जाया करती थी। अंश के आते ही एक औरत दूसरी की तरफ इशारे से अंश को अंदर ले जाने को कहती है और वह उसे उठाकर ले जाने लगती है। रश्मि का अंश को बुलाना किसी को अच्छा नहीं लगा। सब कहने लगी, अंश अभी छोटा है, पागल हो क्या, नादान नहीं बनो रश्मि। तभी शरद बोल उठते हैं, आप सब पागल हैं क्या। एक छोटे बच्चे से उसके बाप को अंतिम समय में देखने का हक क्यों छीन रहे हैं। उसे अपनी आंखों से आखिरी बार अपने मृत पिता को देखने का पूरा हक है। आप लोग उसका यह हक क्यों छीन रहे हो। क्या अंश को जरा भी हक नहीं कि वह अपने पिता को आखिरी बार देख ले। बुलाओ अंश को, कहाँ है वह। आखिर अपने बाप का अंतिम संस्कार भी तो वह करेगा। एक बेटे के होते हुए ये हक कैसे छीन सकते हैं उससे। अंश छोटा है, इसका मतलब कि वह अपने बाप के सीने से आखिरी बार लग भी नहीं सकता। शरद की बातें उस वक्त सबको अच्छी लगी।
और अचंभित हुए कुछ लोग आखिर अंश को बुला ही लिया। अंश अपने पिता को खड़े खड़े देखता रहा। रश्मि ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, देख बेटा, तेरे पापा छोड़कर जा रहे हैं। इतना सुन अंश बहुत जोर से रोने लगा और पापा पापा के सुर में रोने लगा। तभी उसको कुछ लोग उसके पिता से दूर ले गए और कुछ लोग उसके पिता की लाश को उठाकर ले जाने लगे। रश्मि कुछ दूरी तक उसके पीछे गई, पर कहां तक जाती? बेचारी रश्मि को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका पति ही नहीं, उसकी दुनिया ही उससे दूर हो रही है। फिर क्या? उसके बाद सब कार्य समय समय से होने लगे। सब 2-2, 4-4 बार आकर रोते और चले जाते। मीठी की बड़ी माँ रश्मि के साथ ही रुक गई। उनका रश्मि को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं लगा। कुछ दिन बीतते गए। ईश्वर की माया ऐसी कि समय बीतने के साथ साथ सब धीरे धीरे भूलते चले गए। रश्मि के पति के देहांत के बाद रश्मि के ससुराल वाले शरद के घर आते हैं। किसी को नहीं पता क्यों उनको बड़े भाई साहब ने बुलाया है। घर के सभी लोग अपनी बैठक में बैठे हैं। शरद के आने का इंतजार हो रहा है, क्योंकि आज शरद और रश्मि की शादी की बात पक्की करनी है। शरद ऑफिस से आते हैं। उनके आते ही सब खड़े हो जाते हैं। बड़े भाई साहब बोलते हैं, आओ शरद, आओ बैठो। इतनी देर कैसे हो गई? कब से इंतजार हो रहा है तुम्हारा? शरद बोले, कुछ नहीं भाई साहब, बस कार की खराबी थी तो देर हो गई। मैं अभी आया। इतना कहकर शरद कमरे में चले जाते हैं और अंदर से ही मीठी को आवाज देते हैं। पापा की आवाज सुनते ही मीठी अंदर जाती है और वह पिता को बोलती है, आज आपकी शादी की तारीख पक्की करने आए हैं वे लोग। पापा, ये रश्मि कौन है? क्या उनकी शादी आपसे होगी? बड़े पापा बोल रहे हैं, जल्द ही आपकी शादी होगी। शरद कुछ नहीं बोलते हैं, बस कहते हैं, मीठी बेटा, आपने खाना खा लिया? और उदय कहाँ है? मीठी बोलती है, पापा, उदय बड़ी माँ के पास है। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कह मीठी बाहर की तरफ जाती है। शरद उसे रोकते हुए बोलते हैं, अरे लाडो, रुको, हमारी कुछ मदद करेगी? मीठी बोली, क्यों नहीं पापा, बोलिए, क्या करना है? शरद बोले, आज आप हमें कपड़े निकाल कर दो। आप जो कपड़े दोगे आज हम वही कपड़े पहनेंगे। मीठी फटाफट से अलमारी से वही कपड़े निकालती है जो उसकी माँ उसके पापा के लिए निकालती थी जब उसके पापा एक नई मीटिंग पर जाया करते थे। ये देख मीठी के पिता फिर पूनम की ख्यालों में खो जाते हैं। मीठी अपने पिता को बोलकर चली जाती है कि जल्दी तैयार हो जाओ। शरद पूनम के ख्यालों में खो ही जाते हैं और सोचते हुए कहते हैं, माफ करना पूनम, मैं शादी तो करना नहीं चाहता, पर क्या करूं? मुझसे पूछे और बताए बगैर भाभी ने मेरा रिश्ता रश्मि से कर दिया। मैं कैसे मना करूं? मेरे अंदर इतना साहस नहीं है। मैं किससे कहूं? क्या कहूं? मेरे बच्चे कितने खुश हैं कि पापा की शादी की तारीख पक्की हो रही है। बच्चों को कैसे बोलूं कि आने वाली दूसरी माँ न जाने उनकी माँ की तरह होगी या नहीं। मैं रश्मि पर शक नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छी है। इस समय क्या रश्मि भी मेरी तरह ही सोच रही होगी?
क्या वह मेरी तरह सोचती होगी? जो मैं चाहता हूँ क्या वह कर पाएगी? पूनम, क्या वह मेरे बच्चों को माँ की तरह प्यार दे पाएगी? मैं भाई साहब को कैसे बताऊं कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता हूँ? वह अचानक से सब तय करके मुझे बता रहे हैं। तुम मुझे बताओ, क्या करूं मैं? मुझे क्या करना चाहिए? इतने में कमरे के दरवाजे पर मीठी आती है और बोलती है, पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बड़े पापा बुला रहे हैं। रश्मि के घर के लोग आपको बुला रहे हैं। आप जल्दी आओ। शरद मीठी से कहते हैं। आता हूँ मीठी बेटा, आप आगे चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। मीठी जाते जाते भी शोर करती जाती है। आओ पापा, जल्दी आओ। मीठी बहुत खुश है। उसके पापा की शादी की तारीख पक्की होने जा रही है। पर एक तरफ उसके पापा के मन में चल रहे वह अजीबोगरीब सवाल, जिसका अच्छा हो या बुरा दोनों जवाब रश्मि ही है। रश्मि का व्यवहार ही शरद के मन के सवालों का जवाब होगा। पर उसके लिए शरद अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। पर वह अपने बड़े भाई साहब को मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। शरद नीचे आते हैं। मीठी अपने पिता को देखते ही चिल्ला कर कहती है, पापा आ गए, पापा आ गए। बड़े भाई साहब बोले, आओ शरद, यहाँ बैठो। और शरद बैठ जाते हैं। सबके बीच बातें होती हैं। बड़े भाई साहब बोलते हैं, पंडित जी, जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। पंडित जी शादी की तारीख देखते हुए कहते हैं, अगले महीने तक तो कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। इस महीने की 2 तारीख अच्छा है, आप चाहे तो कर सकते हैं। शरद हड़बड़ाते हुए बोले, पर 2 तारीख तो कल ही है। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है भाई साहब? बड़े भाई साहब बोले, अरे शरद, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। बस तुम आज ही सबके लिए सोनू के साथ मिलकर शॉपिंग कराओ। सब कुछ आज ही खरीद लो। शरद बोले, पर रश्मि के यहाँ सब इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। ये कल ही शादी कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। हमें थोड़ा समय तो दो। बड़े भाई साहब बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, रश्मि से हम बात कर चुके हैं। बस तुमको कितना समय दे ये बताओ। पूनम को गुजरे साल भर हो गया है। तुम शादी के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। रश्मि से शादी कर ले। इससे तुम्हारी ही नहीं बल्कि बच्चों के साथ साथ रश्मि के जीवन में फिर से रंग भर जाएंगे। तुम इतना सताओगे बच्चों को। बच्चे अभी छोटे हैं। उदय की नहीं, पर मीठी के बारे में तो सोचो। बढ़ती बच्ची के सर पर माँ का हाथ होना जरूरी है। और रश्मि को कौन नहीं जानता। क्या तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता? रश्मि हमारे बच्चों को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करेगी। क्या तुमको ये नहीं पता? शरद चुप होकर सुनते रहते हैं। उनमें अपने भाई से जबान लड़ाने की हिम्मत ही नहीं होती है। वह अपने भाई की बहुत इज्जत करते हैं। दोनों तीनों भाइयों में बहुत प्यार है। सबसे ज्यादा शरद बहुत सीधे हैं। बहुत ज्यादा चंचल मीठी के संतोष चाचा जी हैं। हमेशा बच्चों में घुले मिले रहते हैं। सब बड़े भाई साहब की बहुत इज्जत करते हैं। उनका एक इशारा सबके लिए काफी होता है। घर के सारे फैसले वही लेते हैं। शरद की शादी का फैसला भी वह अकेले ही कराए हैं। रश्मि के घर में
रश्मि के भाई इस शादी से खुश नहीं है, पर उस पर भी यही जोर कि जीवन बहुत बड़ा है, अकेले कैसे कटेगा। रश्मि अपने जीवन के बारे में सोचती हैं। उधर शरद अपने बच्चों के बारे में चिंतित है। अगर यह फैसला गलत हुआ तो सिर्फ शरद की ही नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी को नष्ट कर सकता है। पर रश्मि बड़ी भाभी राशि की बहन है। वह अपनी बड़ी बहन के किसी के देवर से शादी के लिए बस उनके कहने पर ही राजी हुई है। शरद सारी बातें सुनकर अपने कमरे में चले जाते हैं। शरद की भाभी वे सब देख रही है कि शरद खुश नहीं है। राशि भाभी शरद के कमरे में जाती हैं और शरद से बोलती हैं, छोटे, कहाँ हैं आप? छोटे सुनिए। शरद बोलते हैं, भाभी आप आइए, क्या हुआ, बोलिए। राशि भाभी बोली, छोटे, आप यहाँ क्यों आ गए? चलिए सब शॉपिंग पर चलते हैं। शरद बोले, नहीं नहीं, आप सब चले जाइए भाभी, मैं क्या करूँगा, आप ही सब कुछ खरीद लाइए मेरे लिए। राशि भाभी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मैं सोच रही थी कि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया, आप रश्मि से बात भी नहीं कर पाए, तो मैं सोची कि इसी बहाने आप रश्मि से कुछ बात कर पाते। मैं चाहती हूँ कि आप भी चलिए। अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। मीठी, उदय, मोना, राहुल सब जा रहे हैं, मैं चलती हूँ। अगर आप आना चाहो तो आ जाना। शरद सोचते हैं, रश्मि से बात तो करनी ही है। क्या वह सच में शादी करने के लिए तैयार है या उस पर भाभी का कोई दबाव तो नहीं? शरद यह सोचते हुए बोलते हैं, भाभी रुकिए, मैं भी आता हूँ। मॉल में बच्चों को आप अकेले संभाल नहीं पाएंगी। उसके बाद सब लोग कार में बैठकर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। उधर रश्मि के पास फोन करके बोल दिया जाता है कि वह मॉल में आ जाए शादी की शॉपिंग के लिए, लेकिन रश्मि नहीं जाना चाहती है। फिर भी उसे मॉल भेज दिया जाता है। प्रिय साथियों, इस तरह इस कहानी का चौथा भाग यहीं समाप्त होता है। मैं इस कहानी में आगे क्या हुआ, क्या शरद और रश्मि एक दूसरे से मिल पाए, क्या दोनों आपस में बातचीत कर पाए? इन सारे प्रश्नों का जवाब इस कहानी के 5वें भाग में बताऊंगी, जो अगले वीडियो में आने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अपनी राय भी दें जिससे हमें इस दिशा में मार्गदर्शन मिले। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।